हेलो। तो आज हम अपना लेक्चर फोर्थ स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक कोट के से। एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई अगर सेंट है, साधु संत बन रहा है तो उसको कोई पास्ट नहीं है भाई। कुछ ना कुछ ऐसा रहा होता है जहां उसने कोई ना कोई गलती की हुई होती है अपने पास्ट में। और ऐसा कोई भी पापी नहीं है कि जिसका कोई फ्यूचर ना हो। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास किनका है? महर्षि वाल्मीकि जी का है। तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी सेंट, हर एक साधु संत का एक अपना पास्ट होता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई गलत पास्ट नहीं होगा कि हमेशा जन्म से ही साधु संत है वो। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ऑस्कर वाइल्ड ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर फोर्थ। तो हमने पहले क्या देखा था? हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लिया, उसके फीचर्स। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। फिर हमने देखा कि आर्टिकल्स के बारे में, 1 to 4। फिर हमने देखा किसके बारे में कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कितनी होती है? 6। अब हम आज देखेंगे किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में। किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी, व्हाट इज डीपीएसपी? डीपीएसपी नीति निर्देशकता तो कहते हैं शायद इसको हिंदी में। तो डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 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 ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये डायरेक्टिव्स है, मतलब क्या है? एक निर्देश है। प्रिंसिपल्स की भाई स्टेट को जब पॉलिसी बना रहा है तो आपको ये बातें मैं लिख दिया भाई। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। भाई आपको जब पॉलिसी, जब स्टेट कोई भी, जब सरकार कोई भी पॉलिसी बनाएगी, कोई भी योजना लेके आएगी, कोई भी एक्ट लेके आएगी, बिल लेके आएगी, तो आप इन सब का ध्यान रखेंगे। आपका काम है कि इन सबको आपको क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है। तो ये क्या है? एनफोर्सेबल नहीं है डेफिनेटली। ये सिर्फ क्या है? हिदायतें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं। ये एनफोर्सेबल नहीं है किसी कोर्ट में। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि अब हमने देख लिया डीपीएसपी। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास कितने तरह की डेमोक्रेसी होती है? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मैंने बता दिया आपको क्या होता है। ठीक है। 3 तरह की। इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उसको एंश्योर कौन करता है? फंडामेंटल राइट करते हैं। और इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को कौन एंश्योर करता है? आपके डीपीएसपी करते हैं। आप इनको लिख लेना, ये एक्चुअली एग्जाम में आते हैं। इवन जब मैं एग्जाम दे रहा था तो आ गया था कि डीपीएसपी क्या इंश्योर करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल, इस तरह से 3-4 ऑप्शन थे। तो कौन 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 सी करता है? इकोनॉमिक और सोशल। ठीक है। चलिए, ये अब बात करते हैं किसके बारे में? डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल हैं डीपीएसपी। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कह रहा है, स्टेट स्टेट सेल सेल ट्राई टू प्रमोट ए सोशल ऑर्डर। आप इसको लिखते चले साथ में। सोशल ऑर्डर वेयर जस्टिस जस्टिस। अब जस्टिस मैंने बताया था प्रियम्बल में भी कितने तरह का होता है? वही 3 तरह का होता है। सोशियल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है। तीनों तरह का जस्टिस प्रिवेल 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 in all the institutions of nation। अब इसका मतलब क्या है कि भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे जैसे कंपनी हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो, हर एक में क्या करना पड़ेगा? आपको जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए। प्रिवेल मतलब दिखना चाहिए, उसको होना चाहिए। एक सोशल ऑर्डर आपको प्रमोट करना है। आप इस तरह से योजना बनाओ, इस तरह से पॉलिसी बनाओ कि जस्टिस हर आदमी को मिलता रहे। सोशल भी, इकोनॉमिकल भी और पॉलिटिकल भी। ठीक है। अब ये बात तो
इसमें लिखी हुई थी, लेकिन हुआ क्या कि फिर इसमें एक दो मतलब तीन चार लाइनें और जोड़ दी गई और आगे कहा गया, ये आर्टिकल 38 में ही है, एंड एलिमिनेट एलिमिनेट eliminate inequalities inequalities in status, facilities or opportunities and reduce inequality in income। अब देखते ही समझ में आ रहा है कि क्या कहा गया कि एलिमिनेट करो, खत्म करो इन इक्वेलिटी मतलब असमानताओं को। स्टेटस में ऐसा नहीं है कि भाई एक ज्यादा बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, फैसिलिटीज में इन इक्वेलिटी होनी चाहिए, सबको समान फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब देखो समान अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 बात करता है ना, आर्टिकल 16 बात करता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अपॉर्चुनिटी की बात करता है ना। अब ये सब के सब क्या है कि डीपीएसपी को पूरा करने पे लगे हुए हैं जितने भी आर्टिकल हैं आपके, ठीक है। तो आर्टिकल 38 में जो ये दो लाइन है ये जोड़ी गई थी कब, 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत जोड़ी गई थी। एलिमिनेट करना है क्या, अपॉर्चुनिटी को, इनइक्वालिटी को अपॉर्चुनिटी स्टेटस फैसिलिटी में, और रिड्यूस मतलब कम करना है। देखो खत्म तो नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी इन इनकम, और इनकम में जो इनइक्वालिटी है कि एक 10 करोड़ कमा रहा है, एक रुपया कमा रहा है, इस तरह की चीजों को रिड्यूस करना है ताकि सभी का वेलफेयर हो सके। ये हमारा क्या है, आर्टिकल 38 है। गॉट इट। अब क्या चलते हैं किसके ऊपर, 39 के ऊपर। अब आर्टिकल 39 में काफी सारे एक्चुअली सब आर्टिकल हैं। अब मैं पहले बात करता हूं आर्टिकल 39 ए की। आर्टिकल 39 क्लोज ए क्या कह रहा है कि ऑल सिटीजन मैन एंड वुमेन equally must have a right to means of livelihood मतलब लाइवलीहुड मतलब आजीविका का, मीन्स मतलब साधन, आजीविका के साधन पर सभी का समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी कमा सकता है या औरत नहीं कमा सकती, मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों का समान अधिकार है। कौन कह रहा है, आर्टिकल 39 ए कह रहा है। ओके। अब आर्टिकल 39 बी क्या कहता है, आर्टिकल 39 ये स्मॉल ही है सारे के सारे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने स्मॉल लिख दिया, स्मॉल ही है ये, ठीक है। आर्टिकल 39 क्लोज बी क्या कहता है कि एक्चुअली आर्टिकल 39 क्लोज बी और आर्टिकल 39 क्लोज सी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब दोनों एक ही बात कर रहे हैं लगभग लगभग। कैसे, अब देखो आप कि आर्टिकल 39 बी कहता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, क्या रिसोर्सेज, ठीक है। और आर्टिकल 39 जितने भी संसाधन हैं हमारे वो सबको समान मिलने चाहिए। और आर्टिकल 39 सी क्या कह रहा है, आर्टिकल 39 सी कह रहा है कि जो वेल्थ कंसंट्रेशन है, ऐसा नहीं है कि एक या दो या तीन या कुछ लोगों के हाथ में ही वेल्थ कंसंट्रेशन हो जाए, मतलब सारी वेल्थ सारी धन संपदा उन्हीं के हाथ में चली जाए, ऐसा भी नहीं होना है। दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो बात तो एक ही हुई ना भाई, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो जाहिर सी बात है, रिसोर्सेज मतलब जो आपकी वेल्थ है जो भी सब कुछ है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे एक ही के पास है। जैसे मैं कहूँ कि अभी जैसे रिपोर्ट आई थी तो उसमें कह रहे हैं कि भारत के सिर्फ 2 या 3% लोगों के पास 80% से ज्यादा पैसा है, बाकी सब एक तरफ और वे 10 लोग एक तरफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वेल्थ कंसंट्रेशन ऐसा नहीं है कि फ्यूअर हैंड में ही हो जाए, फीवर मतलब कुछ लोगों के हाथ में ही चली जाए। रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, ठीक है। तो अब आर्टिकल 39 बी, आर्टिकल 39 बी आपको समझ में आ गया। मैंने क्या कहा कि जो रिसोर्सेज हैं, मटेरियल हैं, वो क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि मटेरियल रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। आर्टिकल 39 सी क्या कह रहा है, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब धन इन फ्यूअर हैंड, गॉट इट।
अब ये हो गया 39B 39C। अब आर्टिकल 39D क्या कह रहा है? ये एक्चुअली ए से मिलता हुआ है, ये दोनों एक साथ हो गए। अब आर्टिकल 39 एक देख चुके हैं हम, आर्टिकल 39B क्या कहता है, डी क्या कहता है? इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फॉर इक्वल वर्क, वर्क फॉर बोथ मैन, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। मतलब क्या है? अब कोई काम है, सपोज मान लो कोई रिपोर्ट बनानी है, उसको किसी अगर आदमी ने किया है और उसको कोई कंपनी दे रही है 2500 रुपये उस काम के, तो अगर वुमेन वही काम करती है तो उसको भी आप 2500 रुपये ही देंगे। ऐसा नहीं है कि उसको 25,000 देंगे या 250 रुपये देंगे, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, दोनों को समान मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन और वुमेन। अब देखो, अगर मैं बात करूं 39A और 39D में, दोनों में आप ऐसे याद रख सकते हैं, 39A और 39D। 39D क्या बात कर रहा है? इक्वल पे, इक्वल पे मतलब क्या कहना चाह रहा है? फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन और वुमेन, दोनों के लिए। 39A क्या कह रहा है? कि जो राइट्स हैं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका के साधन हैं, उन पर जो अधिकार है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, वो मैन और वुमेन के दोनों के क्या हैं? इक्वल हैं। आप समझ रहे हैं? 39B और C देख लिया हमने, अब A और D भी देख लिया। अब बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 39 क्या कह रहा है। आर्टिकल 39 खुद आर्टिकल, मतलब इसमें ए क्लोज नहीं है, ठीक है। ये कहता है टू सिक्योर, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों का जो हेल्दी डेवलपमेंट है उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको देनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेंगी। ठीक है, किन के लिए? बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और आर्टिकल 39A क्या कहता है? अब ये क्या है? कैपिटल ए है, ठीक है, स्मॉल ए नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? फ्री लीगल एड, फ्री लीगल, लीगल एड मतलब सहायता, AID, एड मतलब सहायता मिलेगी किसको? टू इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस, क्लासेस हैज टू बी प्रोवाइडेड, हैज टू बी प्रोवाइडेड मतलब कोई अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से है तो उनको आप फ्री लीगल सहायता देंगे, एड देंगे। ये 39A में लिखा हुआ है। ओके, अब जो 39A, 39 और आर्टिकल 39 और 39A है, ये जोड़े गए थे किसके तहत? 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। मैंने बताया आर्टिकल 38 में कुछ लाइन जोड़ी गई थी, वो किसके तहत थी? 44वां संशोधन के तहत। ये दोनों किसके तहत हैं? 42वें संशोधन के तहत। ये आता है आपको कि आर्टिकल 39 क्लॉज ए, कैपिटल ए किसके तहत जोड़ा गया? 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 40 की। अब इसे तो आप सभी जानते हैं। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है? ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत अक्रॉस इंडिया। मतलब इंडिया में क्या होना चाहिए? विलेज पंचायत होना चाहिए। क्या 73rd और 74th अमेंडमेंट नहीं हुए? आप मुझे बताइए कि क्या 73वें 74वें संशोधन के तहत विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया? अब ये क्या है? ये दोनों आर्टिकल क्या कर रहे हैं? डीपीएसपी की तरफ नहीं काम कर रहे हैं? कर रहे हैं ना डीपीएसपी की तरफ काम। तो अब ये क्या, इनका क्या काम है कि भाई डीपीएसपी में जितने भी डिमांड है, जितने सरकार को क्या दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि आपको यहाँ इस दिशा में प्रोग्रेस करनी है, ये चीजें आपको डेफिनेटली कंप्लीट करनी है। एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। आपकी जो पॉलिसी है, बिल है, वो इन पर काम होना चाहिए। तो आर्टिकल 40 को हमने क्या कंप्लीट नहीं किया 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 41। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कह रहा है राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, वर्क एंड एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड, मस्ट बी प्रोवाइडेड, मस्ट बी प्रोवाइडेड मतलब काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 41 कह रहा है, अनुच्छेद 41 कह रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल 42 पे चलते हैं। आर्टिकल 42 क्या कह रहा है?
ह्यूमन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। आप देखिए मस्ट लिखा है, मस्ट बी मतलब होना ही चाहिए, मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड मैटरनिटी रिलीफ मतलब शादीशुदा के होता है ना कि उनको कहते हैं मैटरनिटी रिलीफ। अब ये क्यों दिया गया आर्टिकल 42 में? अब आप देख सकते हैं कि आजादी से पहले भारत में जो लेबर थी उनकी कंडीशन क्या थी, बहुत बेकार थी। तो क्या कहा कि ह्यूमन वर्किंग कंडीशन जरूर होनी चाहिए। ह्यूमन मतलब मानवीय, मानवीय वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर जानवर की तरह काम करा रहे हैं, ठीक है। और मैटरनिटी रिलीफ भी दोगे आप, ये भी होना चाहिए। ये कौन कहता है? आर्टिकल 42 कह रहा है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 43 की। देखिए आर्टिकल 43 जब भी आ जाए तो आप हमेशा याद रखना कि ये बात करता है इंडस्ट्री के लेबर की, इंडस्ट्रीज की, ठीक है। अब आर्टिकल 43 क्या कह रहा है? आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेज की, लिविंग वेज की किसकी? वर्कर्स की। कि जो वर्कर के लिविंग वेज है, अब उनको क्या करना पड़ेगा? आपको मिनिमम इतना लिविंग मतलब इतना वेज तो देना ही पड़ेगा कि वो जो वर्कर है वो आराम से अपनी लाइफ गुजारा कर पाए। ऐसा नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा छू रही है और आपको उसको कितना रुपए दे रहे हैं, सिर्फ 100 रुपए दे रहे हैं या फिर 200 रुपए दे रहे हैं। अब इसमें अपना गुजारा नहीं कर पाएगा ना। लिविंग वेज मिनिमम अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक नीड तो एटलीस्ट फुलफिल कर ही ले, ठीक है। ओके, अब आर्टिकल 43A क्या कहता है? कैपिटल ए ये कहता है कि टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, ठीक है। ये कौन बात करता है? आर्टिकल 43A। तो फिर आर्टिकल 43B क्या कह रहा है? आर्टिकल 43B कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, आप हमेशा याद रख सकते हैं आर्टिकल 43 मतलब इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडस्ट्री वर्कर, लिविंग वेज, इस तरह की बात करता है आर्टिकल 43, ठीक है। सॉरी। अब मैं आर्टिकल जो 43A है वो पहले से नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। किसके तहत? 42वें संशोधन के तहत। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। और आर्टिकल 43B कब जोड़ा गया था? 97वां संशोधन हुआ था 97th, कब हुआ था? 2011 में। ये उसके तहत जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 की, आर्टिकल 44 से आप सभी डेफिनेटली परिचित होंगे। ये बात किसकी करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए मैरिज, डाइवोर्स, हर एक चीज का समान रूल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को कि काफी सारी मैरिज करने का अधिकार है, किसी को सिर्फ एक ही कर सकता है, या फिर मतलब जो डाइवोर्स पे भी सेम ही चीजें हैं कि भाई किसी को डाइवोर्स करने का अधिकार है, किसी को नहीं है, इस तरह की चीजें है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सभी रिलीजन्स पर सेम रूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। खैर ये अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसके ऊपर अब तक कोई इस तरह से एक्ट नहीं बना, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कम और यूनिफॉर्म मैरिज कोड ज्यादा है, ठीक है। खैर आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप इसको ऐसे याद रखेंगे। ओके, क्या करना है आपको? इसको इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, मतलब लागू करना। ये क्या है? निर्देश है, मतलब बोला जा रहा है कि भैया आप जब भी कोई बनाओ तो आप इसको, आपको ये भी काम करना है। तो आर्टिकल 45 क्या कह रहा है? आर्टिकल 45 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? देखो आर्टिकल 45 में पहले लिखा हुआ था कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। किसको किसको देनी है? 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है। चलो भाई ये लिखा हुआ था। अब हुआ क्या, अचानक से एक तूफान आया, 86वां संशोधन 2002 में,
ठीक है, उसने कहा कि ठीक है भैया, हम आपके आर्टिकल 45 को पूरा करते हैं। और क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया। नहीं, फंडामेंटल राइट हमारा है क्या, आर्टिकल 21A। और क्या कह दिया कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी किसने कितने साल तक, 6 से 14 साल के बच्चों को। हो गया। अब ये तो हमने पूरा कर लिया 45, तो हमने क्या करा, इसको बदल के क्या कर दिया, 6 से 14 साल के को 0 से 6 कर दिया। मतलब अब आर्टिकल 45 क्या कहता है, अब आर्टिकल 45 कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन for the children till the age 6 year, till the age 6 years, मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों को आप फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दोगे। अब ये आर्टिकल 45 में है। पहले क्या था, 6 से 14 के लिए हमने फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 21 ही मैंने पढ़ाया था आपको। तो ठीक है, तो 45 किसके बारे में बात कर रहे हैं, 0 से 6 साल तक के बच्चे के लिए टिल द एज ऑफ 6 ईयर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। गॉट इट। अब बात करते हैं आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि जितने भी आपके SC और ST हैं और अदर वीकर सेक्शन हैं, आपको इनका एक्सप्लॉइटेशन रोकना है। और जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इनके इंटरेस्ट हैं, हित हैं, कौन कौन से, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, इनको क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, SC ST और अदर वीकर सेक्शन हैं, उनके आपको एजुकेशनल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को क्या करना है, हितों को क्या करना है, प्रमोट करना है। और उनका एक्सप्लॉइटेशन रोकना है, खत्म करना है। ठीक है, मतलब शोषण खत्म करना है। ये कौन बात करता है, आर्टिकल 46 बात करता है। चलिए अब आर्टिकल 47 पे चलते हैं। आर्टिकल 47 बहुत 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 जरूरी है, और मुझे काफी एक्चुअली पसंद भी है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 47 क्या कहता है, याद रखने में बहुत अच्छा है कि एक तरफ ये बात करता है पब्लिक हेल्थ की एंड न्यूट्रिशन कि भाई पब्लिक हेल्थ की स्टेट मस्ट प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और दूसरी तरफ क्या कहता है कि स्टेट मस्ट प्रोहिबिट ड्रग, लिकर एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग। मतलब जो लिकर है, शराब है, दारू, गांजा है ना, हीरोइन, चरस, इन सबको क्या करना है, आपको प्रोहिबिट करना है। और दूसरी तरफ क्या बात करता है कि पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को क्या करना है, प्रमोट करना है, प्रोवाइड करना है। तो आर्टिकल 47 क्या कर रहा है कि एक तरफ क्या कह रहा है कि दारू बैन करो, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक है, जो शरीर को, जो हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक है, जैसा ओपियम हो गया, आपका अफीम हो गया, इस तरह की चीजें क्या करनी है, बैन करनी है, बंद करनी है। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि स्टेट मस्ट प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब मैं एक बार बताऊं, क्या पब्लिक हेल्थ के लिए जन आरोग्य योजना नहीं चलाई, क्या बिहार सरकार ने दारू की लेकर बैन नहीं किया, जन आरोग्य योजना नहीं चलाई पब्लिक हेल्थ के लिए। तो ये क्या करते हैं कि जितनी पॉलिसी बनती है सब ऐसी इसी को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि आपके DPSP हैं उनका अनुपालन हो, उनको कंप्लाई किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 क्या कहता है, इट ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती बाड़ी किस पे होनी चाहिए, मॉडर्न किस पे होनी चाहिए, मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस
मतलब जो आपका एग्रीकल्चर है, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है, वो आपके मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे होनी चाहिए। मतलब अगर जैसे जैसे बीज सीड्स वगैरह आपके नए नए आ रहे हैं, उनको आपको प्रमोट करना चाहिए। क्या हरित क्रांति को हमने बढ़ावा नहीं दिया? हरित क्रांति, हाँ है ना, क्या फायदा नहीं हुआ इस बात से? तो ऐसा नहीं है कि हम अपने पिछले जो चीजें हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर करते थे ऐसे ही करते जाएं, नहीं। जो मॉडर्न साइंटिफिक लाइन है, आपको उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है, एक तो इसने ये बात कही, और दूसरा कहता है कि प्रिवेंट, मतलब प्रिवेंट करो किसको? स्लॉटर को। स्लॉटर मतलब, स्लॉटर मतलब बूचड़ खाने, हत्ते, जहाँ पे लोग, यहाँ पे क्या करा जाता है, जो डांगर होते हैं, जो भैंस गाय, इन चीजों को, इनको क्या करा जाता है, काटा जाता है, ठीक है। स्लॉटर हाउस मतलब हत्ते या फिर बूचड़ खाने। इन तो जो काउज हैं, काल्स हैं, जो मिल्क एनिमल हैं, दूध देने वाले हैं, ठीक है, उनको, उनकी जो स्लोटर है उसको क्या करना चाहिए? प्रिवेंट करना चाहिए, जो ये बंद होने चाहिए। दूसरा क्या कहा है कि इनकी ब्रीड, इनकी जो ब्रीड है, उनको इम्प्रूव करो, उनको इम्प्रूव भी करो। जो इनकी ब्रीड आएगी, उनको क्या करना पड़ेगा? हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। इनका जो स्लोटर है वो बंद करना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्या कहता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे होनी चाहिए। तो आर्टिकल 48 देखो कितनी तरह से बात कर रहा है, ठीक है। तो अब आर्टिकल 48 देख लिया हमने। अब आर्टिकल 48A क्या है? आर्टिकल 48A क्लोजिंग, ये पहले नहीं था, ये बाद में आया है। ये कब आया है? 42वें संशोधन हुआ था 1976 में, तब आया है, ठीक है। अब ये क्या कहता है आर्टिकल 48A? ये कहता है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब जो जंगल है, आपके वाइल्ड लाइफ है, उनको क्या करना है? सेफ गार्ड करना है। एनवायरनमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या हम ग्लोबल एमिशन पे बात नहीं करते? ग्लोबल गैस पे क्या कह रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर बात नहीं करते? CO2 को कम करने के लिए बात नहीं करते? टेम्परेचर राइज हो रहा है क्या, उस पर बात नहीं करते? तो ये इसलिए डाला गया है, ये इसलिए डाला गया है कि भाई सरकार को इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट भी रहे और इम्प्रूव होता रहे। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी के चक्कर में सारे एनवायरनमेंट की बैंड बजा दो, ठीक है। आप फॉरेस्ट को खत्म कर दो, किस बेस पे कि हाँ हम तो भाई टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको भी सेफ गार्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या प्रोटेक्ट रिजर्व नहीं लेके आए? क्या नेशनल पार्क नहीं लेके आए? क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया हमने? किस लिए है? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए तो है ये सब। तो आर्टिकल 48 कब ऐड हुआ था? 42वें संशोधन के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 49 की। आर्टिकल 49 कहता है कि आप प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, मतलब बड़ी बड़ी इमारतें, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक इंटरेस्ट, विच आर ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। मतलब जो नेशनल इंपोर्टेंस के मोन्यूमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या करो? आप प्रोटेक्ट करो। लाल किला, ताजमहल, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आइडल्स मिलती हैं हमें जो पुरानी पुरानी हैं। आइडल मिलती है ना, कि भाई ये मिल गई, डांसिंग मूर्ति मिल गई, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वे नेशनल इंपोर्टेंस के अंतर्गत आती है, हिस्टोरिक इंटरेस्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है, ऐतिहासिक है। आपको उनको संभाल के रखना चाहिए क्योंकि वो आपकी ऐतिहासिक धरोहर है। तो ऐतिहासिक धरोहर के लिए कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 49 है। तो इस बात को कौन देखता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं देखता? बताइए भाई, यही तो काम करता है। क्या यूनेस्को नहीं बना? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि भाई ये आप नेशनल, ये इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखो, प्रोटेक्ट करो, इसको क्या कह रहे हैं? इंप्रूव करो, प्रोटेक्ट करो जी। जैसे ताजमहल है, ताजमहल को क्या कह रहे हैं कि भाई ये काला होता जा रहा है, तो इसको भाई आप प्रोटेक्ट करो, ठीक है। इस तरह की चीजें है। जैसे हम्पी में बहुत सारे मंदिर हैं, आप, और पंचरथ वगैरह है, ये सब क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर काम करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। तो आर्टिकल 49 क्या कहता है कि प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 50 की।
आर्टिकल 50 की। आर्टिकल 50 क्या कहता है? ये तो बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। ये कहता है कि सेपरेट जुडिशियरी जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को तो आपको पता ही है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे उसमें लागू करते हैं, सरकार कहते हैं जिसे, ठीक है। वो तीन ही तो है ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पालिका, जो आपकी क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट है। अब ये क्या कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करो इन पब्लिक सर्विस, इन पब्लिक सर्विस। तो आर्टिकल 50 किसकी बात करता है? जो न्यायपालिका है वो आपकी कार्यपालिका से क्या होनी चाहिए? सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। जुडिशरी क्या होनी चाहिए? सेपरेट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। ये बीच में दरार आ गई देखो, ठीक है। आर्टिकल 50 बात करता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अब ये तो बात होगी हमारे पूरे देश की, लेकिन हमने इंटरनेशनली भी देखा। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि हम प्रमोट करते हैं क्या? इंटरनेशनल पीस। प्रमोट इंटरनेशनल पीस मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति। पंचशील, हम पंचशील है ना, पंचशील पंचशील करते हैं क्या भाई? हम पंचशील हैं, ठीक है। हम जो अंतरराष्ट्रीय शांति वो चाहते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। ये कौन बात करता है? आर्टिकल 51 बात करता है। तो ये हमारे क्या होंगे? पूरे डीपीएसपी यहाँ पर आकर खत्म होते हैं। हाँ, मैंने बताया था कि डीपीएसपी एनफोर्सिबल नहीं है। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है कि जो डीपीएसपी हैं वो DPSPs are not enforceable in the court of law. In the court of law मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मेरा ये डीपीएसपी क्या है, वायलेट हो रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट चले जाऊंगा। नहीं, ये सिर्फ एक निर्देश है। किसके लिए? हमारे लिए। अब आ जाएगा डीपीएसपी की जनता के लिए होती है? नहीं, स्टेट के लिए होती है जी भाई। हम तो कानून नहीं बनाते ना, स्टेट कानून बनाता है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, लोकसभा कानून बनाता है, राज्यसभा बनाती है, विधानसभा बनाती है, तो उनके लिए डीपीएसपी होते हैं, ठीक है। और तो अगर ये वॉयलेट होते हैं तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ एक निर्देश है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट आपके वॉयलेट होते हैं, उनका हनन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बात किसमें लिखी है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को क्या कहा था भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? हार्ट एंड सोल कहा था, नहीं कहा था कॉन्स्टिट्यूशन की? आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये क्या है? सब हमारे डीपीएसपी कंप्लीटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आगे देखते हैं कि आगे फिर हम अब जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसे भी होगा उसके हिसाब से चलेंगे।